कल की क्लास में हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था, ठीक है ना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक सेटअप तैयार किया था जिसमें कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेकर उससे दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट कराया था, और उन दोनों स्लिट्स से निकलने वाली लाइट वेव्स जब आपस में इंटरफियर कर रही थी तो इंटरफियर करने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिला था कि सेंटर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और फिर उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, मतलब डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मिलती चली गई। क्लियर है ना? उसी को हमें आज मैथमेटिकली पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लिखिए इसमें कंसिडर ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। कंसिडर ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट as consider a source of monochromatic light as illuminates the two slits S1 and S2. Consider a monochromatic source of light as illuminates two slits S1 and S2. Consider a monochromatic source of light as illuminates two slits S1 and S2. These two slits act as two coherent sources. These two slits act as two coherent sources. Act as two coherent sources. देखो, consider a monochromatic source of light as illuminating two slits, two narrow slits S1 and S2. हो गया यहां तक? These two slits act as two coherent sources. Coherent sources किसे कहते हैं? सब कल बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। Act as two coherent sources. Okay? Okay. Now the wave fronts from S1 and S2. Now the wave fronts from S1 and S2 spread out in all directions. Now the wave fronts from S1 and S2 spread out in all directions. Spread out in all directions. And when they superpose on each other, when they superpose on the screen, बल्कि कैसे लिख लो, when they superpose on the screen, alternate bright and dark fringes are observed. Alternate bright and dark fringes are observed. Alternate bright and dark fringes are observed. ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब देखो सिंपल है भाई यहाँ के बाद से, ठीक है, बड़ा ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, पहली बात तो आप बता रहे हैं कि सर इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ये आप बता रहे हैं और मुझे नहीं पता, एक बार देख लेना ठीक से। ठीक है, दूसरी बात, फिर भी एक बार इसको ड्राइव करा देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद बह जाए, दिमाग में बैठ जाए। कैसे? सुनो भाई ध्यान से, बस अब लिखना कुछ नहीं, ध्यान देना है। सबसे पहली बात, S1 से एक वेव चलेगी जो कि कहां तक जाएगी? P तक। S2 से एक वेव चलेगी जो कि P पे पहुंचेगी। हम मान रहे हैं कि स्क्रीन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर ये दोनों लाइट वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगी तो वहां पर कोई ना कोई फ्रिंज तो बनेगी।
या तो ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन करेगी पी पॉइंट पर, या तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन करेगी। अब कब ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन करेगी और कब डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन करेगी ये जानना है हमें, ठीक है। तो पहली बात, यहां से निकलने वाली वेव को कितना पाथ कवर करना पड़ रहा है, S1P, और यहां से निकलने वाली वेव को कितना पाथ कवर करना पड़ रहा है, S2P। दोनों सेम नहीं है, S2P इज ग्रेटर देन S1P। अगर पाथ डिफरेंस है तो पक्का फेज डिफरेंस भी होगा ही होगा। तो अब मैं क्या कहूंगा, द वेव, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट द, बल्कि लिख दूंगा, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द wave produced from S1 is Y1 and from S2 is Y2। मान लीजिए कि ऐसा है, यहां से निकलने वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन Y1 और दूसरे वाले की Y2। Y1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A sin ओमेगा t, Y1 इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी। ए ना लेकर A1 ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था एम्पलीट्यूड अगर इक्वल रहे तो बेहतर होगा, प्रेफर करेंगे कि इक्वल एम्पलीट्यूड रहे, लेकिन जरूरी नहीं है, याद है, बहुत अच्छे। तो Y1 इक्वल टू A1 sin, ये किसकी इक्वेशन होती है, वेव की इक्वेशन। Y बराबर A sin ओमेगा टी, पढ़ा है ना। ए क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड, समझ लो ना, टी टाइम है, टाइम के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट बदलता रहता है, समझ लो ना, बहुत अच्छे। तो y1 इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू, बोलो ना, A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। नहीं समझे, व्हाट इज दिस सर, ये फाई क्या है, ये फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, फाई। कल ही हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहता है, अगर दो या दो से ज्यादा वेव जिनके डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3, y4 एंड डॉट 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 yn हो, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती है तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। बहुत अच्छे। तो ठीक है, अब हम कहेंगे इफ दी टू वेव्स, है ना, या फिर बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, नेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P इज कितना हो जाएगा भाई, y बराबर y1 प्लस y2 होगा। y बराबर y1 की वैल्यू बताओ, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया सर, होगा ही होगा। अब सर क्या कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, A1 साइन ओमेगा टी प्लस, पता है क्या किया इन्होंने पता है क्या किया, ये दिमाग लगाया बहुत तगड़ा, और बहुत तगड़ा दिमाग क्या लगाया, हर वो चीज का डेरिवेशन हटा दिया सिलेबस में से जिस चीज में 10th से थोड़ी सी ऊपर की केमिस्ट्री वो ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी। देखो ऑब्जर्व करके देखो, जैसे पावर, एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट का फॉर्मूला हटा दिया, डेरिवेशन सीधे फॉर्मूला याद हो बस, क्या, एवरेज पावर इक्वल टू EV IV cos फाई, याद है ना, EV IV cos फाई, ठीक है। जबकि उसके डेरिवेशन में अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है उसका, ठीक है ना, कि कहाँ से आया ये एवरेज पावर इक्वल टू EV IV cos फाई। यहाँ भी देखो वही कहानी है, मतलब इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला एक्स्ट्रा लग रहा है, साइन A प्लस बी, लेकिन इनको लग रहा है कि साइन A प्लस बी का फॉर्मूला 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए बाहर वाले बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता होगा, इसे छोड़ दो, इसको हटा दो, इससे पहले तक पढ़ते थे लोग, मुझे ये लग रहा है, मेरा अपना अंदाजा लग रहा है, देखो कि ये सब हटा दिए। अगर ये डेरिवेशन हटा, इसका क्या मीनिंग निकल गया था, क्यों हटाया यार इसको, कोई मतलब ही नहीं था। आप ये तो कह रहे हो एक तरफ की इंटरफेरेंस पैटर्न, पहले ही पढ़ाना, पहले ही समझाना भारी हो रखा है बच्चे को कि आखिर कैसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, और उसमें से भी आप ये सब मैथमेटिकल पोर्शन हटा दे रहे हो, तो उसको कैसे समझाएं। खाली बातों बातों से सामने वाले के दिमाग को बदल देना इतना आसान नहीं होता, कुछ प्रूफ चाहिए होते हैं, ठीक है ना भाई, यही तो होता है ना। अब बच्चों को अगर हम लोग कुछ प्रूफ देते हैं, अभी मान लो कोई चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाती है, किसी के पास, किसी की फिर जुबान नहीं खुलती, एक बार कोई चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ हो जाए तो सबकी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन बातों से आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, तो होता है, मैं मान, ऐसा लगता है बस मनवा रहे हैं जबरदस्ती, समझ गए ना, जबकि ऐसा है नहीं वैसे। अब बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला बच्चों, यहाँ साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है बताओ, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। क्लियर, ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, बहुत अच्छे। इसको ओपन कर देंगे,
चलो इतना पहले इतना, अच्छा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, y बराबर, बताओ, ये हो जाएगा सर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। नहीं समझे, बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके जी, चलो अगर आ गया तो एक काम कर लो, साइन ओमेगा टी वाले टर्म अलग कर लो और कॉस ओमेगा टी वाले टर्म अलग कर लो। बताओ, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, इसमें भी है, क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ गया। इसमें केवल क्या रह जाएगा, प्लस का सर a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कह दिया भाई इसको ऐसे लिख लो, a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी, प्लस इसको लिख लो a2 साइन फाइव और इंटू में कितना, कॉस ओमेगा टी। यहाँ दो अलग अलग टर्म आ गए, एक साइन ओमेगा टी भी आ गया और एक कॉस ओमेगा टी भी आ गया, यानी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो बदलेगी तो जरूर, लेकिन सर उसमें दो टर्म आ रहे हैं, साइन वाला टर्म भी आ रहा है और कॉस वाला टर्म भी आ रहा है। हम इसको मिलाकर एक ही सिंगल टर्म में बदलना चाहते हैं। मेरा मन है कि मैं बाई एनी हाउ इसको फिर से एक, अच्छा एक बात तो बताओ, दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगी तो उनसे भी एक नई वेव ही जनरेट होगी। नहीं समझे, दो वेव के डिस्प्लेसमेंट से एक नई वेव का जनरेशन होगा और वो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, इतने के इक्वल होगा, वाई के इक्वल। यही तो है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब वो जो वेव का डिस्प्लेसमेंट आया तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए था, या तो इस फॉर्म में होना चाहिए था या तो इस फॉर्म में होना चाहिए था, समझ गए ना। या तो सर साइन के टर्म्स में हो या तो केवल कॉस के टर्म्स में हो, केवल एक सिंगल टर्म में हो, या तो साइन के टर्म्स में या तो कॉस के टर्म्स में। ऐसा करने के लिए मैंने दिमाग लगाया, ये टर्म क्या है सर, कांस्टेंट, a1 और a2 क्या होंगे, कांस्टेंट, फाइव भी क्या होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसका मतलब फाइव भी कांस्टेंट, a1 a2 भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म मिलाकर क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर a2 कांस्टेंट, फाइव भी कांस्टेंट, ये पूरा टर्म मिलाकर क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन टाइम वेरिएबल है, टाइम क्या है, वेरिएबल, तो वो दो टर्म वेरिएबल हो गए। क्लियर। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, कौन, a cos फाइव, cos फाइव भी ना लो, कैसे ले लेते हैं, एक और ही वेरिएबल के साथ एक नया कांस्टेंट लेते हैं, a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा cos ओमेगा टी। नहीं समझे, मैंने क्या किया, इन दोनों को हटाकर इनकी जगह एम्पलीट्यूड तो ले लिया। इन दोनों वेव का जो कॉमन एम्पलीट्यूड आएगा, जो कॉमन एम्पलीट्यूड आएगा वो तो मान लिया कितना, a, कैपिटल A। दोनों अलग अलग वेव का एम्पलीट्यूड तो कितना कितना था, a1 एंड a2। जो नई रिजल्टेंट वेव बन के आएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना ले लिया हमने, कैपिटल A, ठीक है। और सर जो नई वेव बन के आएगी उसका फेज डिफरेंस कितना ले लिया, थीटा। बोलो बात समझ में आने की नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई कुछ ऐसा, a कॉमन ले लो, बताओ क्या बन गया अंदर, cos थीटा साइन ओमेगा टी। ये इसीलिए बस मैं समझ रहा हूँ कि यही वजह है उन्होंने क्यों हटाया, कि ये उनको लगा कि हाँ मैथ्स ज़्यादा लग रही है। साइन थीटा cos ओमेगा टी, बोलो क्या होगा, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। फिर से यही फॉर्मूला लग गया, यही वाला, साइन ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। नहीं समझे, बी किसको माना हमने, थीटा को। बताओ ये किस टाइप की इक्वेशन बन के आ गई, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मीनिंग क्या निकल के आया, y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट रखने वाली दो वेव, y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट रखने वाली दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगी या एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी स्क्रीन पर, तो उनसे एक नई रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y के इक्वल। नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितने के इक्वल, y के इक्वल। उस नई वेव का भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ना तो वो स्मॉल a1 के इक्वल होगा ना स्मॉल a2 के इक्वल होगा। क्लियर, नया कुछ होगा। जैसे कल बताया था मैंने कि मान लो दो वेव ऐसे आए तो अब इनका दोनों का रिजल्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ये कहा था, इनका तो एकदम जस्ट इनके सम के इक्वल आएगा। कारण क्योंकि अभी देखना पड़ेगा फेज डिफरेंस कितना है दोनों में, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, यानी वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कुल मिला जुलाकर हमने कहा जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड कितना ले लिया, कैपिटल ए, और वो नई वेव का फेज डिफरेंस कितना होगा, थीटा। तो ये उसी फॉर्म में आगे कि नहीं आगे, फॉर्म y बराबर a साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी के प्लस में जो भी लिखा होता है उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। तो थीटा इज द फेज डिफरेंस ऑफ द न्यू वेव जनरेटेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स y1 एंड y2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और कैपिटल ए इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेव। इतने में कोई डाउट है? नहीं जी। हमने एक नई वेव बना के रख ली। अब हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सर ये पता लगा लें कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव। तो हम कहेंगे भाई जहां पर इस वेव का एम्पलीट्यूड, जहां इस वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वेरी गुड, मैक्सिमम, वहां पर रिजल्टेंट भी, मतलब वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और वहां पर ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है? और जहां पर ये मिनिमम वहां वो आगे कहानी करेंगे, पहले इतना नोट करो, ठीक है ना? अभी समझाता हूं, ठीक है ना? आगे कहानी भी देखिए। अब क्या करना है हमें, इस ए को मैक्सिमाइज या मतलब पता करना है ए के बारे में। तो भाई एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, और इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं। बताओ a1 प्लस a2 कॉस थीटा, या फिर बताओ a कॉस थीटा कितने के इक्वल है? a कॉस थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई, और a साइन थीटा कितने के इक्वल है? a2 साइन फाई, है ना? हे बच्चे ध्यान लगाओ, है कि नहीं है? अगर मैं चाहता हूं कि मुझे केवल a के बारे में पता चल जाए और थीटा एलिमिनेट हो जाए, थीटा को हटाना हो और a को लाना हो, क्या करोगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। वेरी गुड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे। क्या बन जाएगा बताओ? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से क्या कॉमन आ गया? a स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a1 a2 कॉस फाई, समझ गए? फिर प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, समझ गए? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है? a2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे। ये सब भी हटा दे रहा हूँ ताकि आप एक ही बार में समझ जाएं। बस आपके पास डायग्राम तो बना होगा ना? अभी डायग्राम में जरूरत पड़ेगी डायग्राम की, लेकिन आपके पास होना चाहिए। बस मेरे पास हो या ना, उससे नहीं फर्क पड़ता। तो बताओ क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। बचा क्या? केवल 2a1 a2 कॉस फाइव, 2a1 a2 कॉस फाइव। समझ गए? अब हम जानते हैं क्या? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो क्या हो जाएगा बताओ? इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो वेक्टर का रिजल्टेंट? बस इतना फर्क है लेकिन कि वहां जब यहाँ पावर 1 थी तो रूट था, इधर यहाँ रूट नहीं है। i का सीधा फॉर्मूला कितने के इक्वल? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, यानी कि p पॉइंट पर पहुंचने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है? हम कहेंगे सर a1 और a2 तो फिक्स हैं, सिर्फ वेरिएबल कौन है? फाई है। फाई पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? फाई पर। फाई पर डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ? आप मुझे खुद बताओ कि किस समय मैक्सिमम होगी? इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन फाई इक्वल टू 0।
समझ गए ना। और इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन फाई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे कहना चाह रहे हो क्या, ध्यान से देख के बताओ, है ना। नहीं भाई, यहां हमें वेक्टर सम लेना है, और वेक्टर सम में प्लस और माइनस दोनों लिए जाते हैं। जैसे याद करो ना, वहां जब मैं कहता था बताओ r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, याद है। तो मैं पूछता था बताओ रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, तो आप बोलते थे जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री, अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनका रिजल्ट r बराबर p प्लस क्यू। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उनका रिजल्ट r बराबर p माइनस क्यू। क्लियर है। तो वैसे यहां पर क्या होगा, अगर फाई की वैल्यू होगी 0, फाई की वैल्यू 0 होना मतलब क्या, मैक्सिमम इंटेंसिटी होना। फाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री जस्ट अपोजिट फेज, 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट फेज में आ रही हैं दोनों। तो जस्ट अपोजिट फेज का मतलब यहां पर cos फाई की वैल्यू अगर 180 रखूंगा, फाई की वैल्यू 180, तो cos 180 की वैल्यू -1, ये बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। और जब मैं फाई की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना भाई। मैंने अगर स्पेशल केस बना दिया इसका, स्पेशल केस क्या, फाई इक्वल टू 0 पर आई कितना आएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। cos फाई की वैल्यू 0 रख देंगे, ये बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसका क्या मीनिंग निकल के आया, अगर दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड a1 और a2 है, अगर वो दोनों सेम फेज में आ रही हो या उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 के इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो उनके सम के इक्वल होता है, और उसका स्क्वायर इंटेंसिटी के इक्वल होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी के इक्वल होगा। और अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ये तो हो गया इफ फाई, और फिर मैंने ले गया इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, पहले इतना नोट करो फिर से। देखिए यहां के बाद हम कहेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ आपको क्या लगता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, हम क्योंकि सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P और मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं। इस वाले cos फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, जब जब मैक्सिमम होगी तब तब इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना। क्लियर। तो बताओ cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1, यानी हर वो फेज एंगल, हर वो फेज डिफरेंस जिसमें cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाए, +1, हर वो फेज डिफरेंस जिसमें cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाए, +1, उस फेज डिफरेंस पर जो P पॉइंट होगा वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तीनों बातें एक ही हैं, नहीं समझे, बहुत अच्छे। अब बताओ 1 कहां कहां होती है, cos की वैल्यू 1 कहां कहां होती है, सर 0 पर। तो हमने कह दिया cos फाई इज इक्वल टू cos 0, cos 0। सर हम जानते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए हटा दिया इन्होंने। देखो ये सब बातें मैं पहले पढ़ाया करता था बच्चों को, मैं क्या सब पढ़ाया करते थे, पता नहीं क्यों हटा दिया। अभी समझिए cos फाई इक्वल टू cos 0, अगर cos x बराबर cos y होता है तो केवल 0 0 पर ही 1 नहीं आती वैल्यू, केवल 0 पे 1 नहीं आती वैल्यू, 2 पाई पे भी 1 आती है, 4 पाई पे भी 1 आती है, 6 पाई पे भी 1 आती है, 8 पाई पे भी 1 आती है। नहीं समझे, cos 360 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। क्लियर है। तो आप क्या बोलेंगे सर, cos फाई इज इक्वल टू cos 0, इसलिए फाई इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन याद करो, 11th क्लास का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस 0। समझ गए। अगर cos x cos y के इक्वल होता है, बच्चों एक नया फॉर्मूला आपके लिए, बायो वाले बच्चों के लिए, अगर cos x बराबर cos y हो, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, अलग लिखवा दे रहा हूं, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y। समझ गए।
तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चे, केवल अगर 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती तो मैं लिख देता सीधे देखिए फाई बराबर 0, लेकिन भाई हम हर वो वैल्यू इंक्लूड करने के लिए जिस पर cos की वैल्यू 1 आती है ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखो, n बिलोंग्स टू क्या होता है यहाँ z, n की वैल्यू 1 रख के देखो, पहले 0 रख के देखो, सबसे पहले 0, n की वैल्यू 0 तो क्या आया 0, 1 रख के देखो 2 पाई, 2 रख के देखो 4 पाई, 3 रख के देखो 6 पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, ये इवन पाई वाले जितने भी एंगल होते हैं उन पर cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। समझ में आई बात? इसलिए हमने सीधे ले लिया फाई इक्वल टू 2n पाई, यानी कि फाई इक्वल टू बार बार कह रहा हूं 2n पाई क्या बताता है, हम कहेंगे द पॉइंट P, ध्यान सुनना ध्यान से, अभी लिखो मत बच्ची, ध्यान दो इधर, द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। द पॉइंट P जैसे मैंने कहा ये मान लो सारी सीटों के पॉइंट बना दिए, मैंने कहा 4 पॉइंट एक सीट पे बना रखे हमने, तो मैं बोलूंगा द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीनों एक ही बात है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। If the phase difference between the two or more than two waves reaching the point P is the even integral multiple of pi, even integral multiple of pi, नहीं समझे? even 2n का मतलब even, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई भी इवन मल्टीपल अगर है, 2 या 2 से ज्यादा वेव जो कि P पॉइंट पर पहुंच रही है, अगर उनके बीच में आने वाला फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल है, मतलब इवन मल्टीपल 0 भी होता है, 2 पाई भी होता है, 4 पाई भी होता है, 6 पाई भी होता है, 10 पाई भी होता है, 12 पाई भी होता है, 20 पाई भी होता है, 1000 पाई भी होता है, हर एक इवन मल्टीपल पर 2 वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो पक्का वो दोनों वेव्स वहां मिलकर सुपरपोज करके इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज कर देंगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। सिमिलरली अभी यानी कि यहां पर अब एक तो ये बात हो गई, ये तो हुआ किसके बेस पर? फेज डिफरेंस के बेस पर, लेकिन अगर फेज डिफरेंस ना हो, पाथ डिफरेंस हो तो भी देखेंगे। अभी पहली बात, अगर मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, if the 2 or more than 2 waves reaching a point P on the screen have a phase difference 24 pi, then the intensity of the resultant wave will be maximum or minimum at that point? मैक्सिमम। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि 24 पाई मतलब 24 पाई यानी कि इवन मल्टीपल है किसका? पाई का। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। फाई इक्वल टू क्या भी होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स मतलब एक्स इज द पाथ डिफरेंस, फाई मतलब फेज डिफरेंस। नहीं समझे? ये कहाँ से आया पता है? फॉर्मूला याद कर लो या तो हमेशा के लिए याद रख लेना, लेकिन आया कैसे चलो वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक वेव ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एक वेव ये है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, बच्चे ध्यान लगाओ। बताओ इन दोनों वेव के पाथ में कितना डिफरेंस है? ऊपर बनी हुई वेव और नीचे बनी हुई वेव के पाथ में कितना डिफरेंस है? एक वेव के इक्वल। मैंने इस दूसरी वाली वेव को वहां से बनाया जहां एक वेव कंप्लीट हो चुकी थी। पहली वाली की जो ऊपर वाली है उसकी एक वेव कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरी वेव स्टार्ट हो चुकी थी, तब मैंने नीचे वाली वेव बनाई है। डिफरेंस का यही तो मीनिंग होता है। जब मोइन 4 कदम आगे जा चुका तब मैंने चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब मेरे उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 4 कदम का पाथ डिफरेंस है। क्लियर है इतनी बात ना? ठीक, उसी तरह से यहां पर मैंने आपसे पूछा बताओ अभी पाथ डिफरेंस कितना है इन दोनों वेव के बीच में, तो आपका जवाब होगा सर एक वेव के इक्वल। क्लियर? एक वेव के इक्वल पाथ डिफरेंस अगर है तो एंगल कितना जा चुका होगा? 360 डिग्री। 2 पाई, 0 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है, फिर यहाँ 270, फिर यहाँ कितना हो जाता है? 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट होने में पूरा एंगल कितना हो जाता है? 360 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो हम कहेंगे इफ द पाथ डिफरेंस लैम्डा, या छोड़ो डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे ना, क्योंकि समझाने के लिए बस खाली लिख रहा हूं। लैम्डा के लिए कितना? अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है
तो फेज डिफरेंस कितना का होगा? एक तरफ मैंने लिखा पाथ डिफरेंस और एक तरफ लिखा फेज डिफरेंस, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? 2 पाई होगा। अगर पाथ डिफरेंस 1 का हो तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? और अगर पाथ डिफरेंस x मीटर का हो तो, अगर लैम्डा मीटर का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस आया 2 पाई, लैम्डा यूनिट का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस आया 2 पाई, 1 यूनिट का पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस आया कितना? 2 पाई बाई लैम्डा। अगर x यूनिट का पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x। आई बात समझ में? तो जिन दो वेव के बीच में x का पाथ डिफरेंस होता है, कितना? x यूनिट पाथ डिफरेंस होता है, उन दो यूनिट के बीच में, उन दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस सर कितने के इक्वल होता है? फाई के इक्वल, जो कि कैसे निकलता है? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x के इक्वल। क्लियर है? तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू x, हम जानते हैं पहले से, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये 11th में बताया था, मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है ना? आप समझ में ना कि ये फाई और x का रिलेशन कहां से बना, वो भी बता दिया, ठीक। ओके जी, फाई कितने के इक्वल? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? 2n पाई। इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मानते हुए फाई इतने के इक्वल होता है, फाई की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। फाई की जब ये वैल्यू वहाँ रखेंगे तो सर क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर कितना? 2n पाई। नहीं समझे? 2 पाई से 2 पाई, कोई डाउट है? तो सर x बराबर कितना? n लैम्डा, और n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर होता है, z मतलब क्या? इंटीजर। नहीं समझे? पक्का? भाई मैंने क्या रखा, मेरे पहले फाई की ये वैल्यू उठा के बस यहाँ रख दी ना, तो क्या बन गया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर 2n पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितना? n लैम्डा। हो गया? पक्का? बहुत अच्छे। अगर x बराबर n लैम्डा आ गया तो इससे क्या जानकारी मिली? अच्छा, मैंने अभी कौन सी कंडीशन में रखी है? फाई की वैल्यू किस कंडीशन में रखी है? मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशन में। तो मैं कह सकता हूं द पॉइंट P at which the two waves reaching will be the seat of maximum intensity or bright fringe or constructive interference. If the path difference reaching at point P, path difference between the two or more waves reaching the point P will be integral multiple of lambda. अब इवन वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। नहीं समझे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब n की वैल्यू 1 रखो तो कितना? लैम्डा। n की वैल्यू 2 रखो तो कितना? 2 लैम्डा। n की वैल्यू 3 रखो तो कितना? 3 लैम्डा। एक लैम्डा का डिफरेंस समझो 2 पाई का डिफरेंस, 2 लैम्डा का डिफरेंस समझो 4 पाई का डिफरेंस, 3 लैम्डा का डिफरेंस, बोलो वही तो बात हुई ना? बात समझ में आ गई? अगर मैंने कह दिया कि भाई किसी दो वेव के बीच में, दो वेव जो कि P पॉइंट पर पहुंच रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 9 लैम्डा के इक्वल है, 9 लैम्डा के इक्वल, तो बताओ वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम। नहीं समझे? और मैंने पूछा भाई उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा है, 10 लैम्डा, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? तो बोलेंगे सर मैक्सिमम। अब दोनों ही केस में क्या? मैक्सिमम। अभी बोला मैंने 2 मिनट पहले, तुम ध्यान कहां दे रही हो? मैंने कहा अब इवन होना जरूरी नहीं है, कैसा होना चाहिए? बस इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 ऐसा होना चाहिए। 9/2, 3/2, 7/4, 7/9, 6/7 ये नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? मीन्स पाथ डिफरेंस फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कितना? इंटीजर। या तो एक वेव, या तो 2 वेव, या तो 4 वेव, या तो 6 वेव, या 10 वेव, 5 वेव, 7 वेव, 8 वेव चलेगा। नहीं समझे? पक्का? अब देखो यही चीज आपको फिर कर रहा हूं, आप बार बार सुनिएगा ध्यान से। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, यहां तक अगर नहीं भी ध्यान में है ना, तो ये तो सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको रिजल्ट याद करना है बस केवल, और ये जान लेना है कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये जान लेना भर तुम्हारे सिलेबस में है, डेरिवेशन नहीं है। मतलब नहीं समझ रहे हो कि ये फॉर्मूला ये कहां से आया, ये कैसे आया, इससे मतलब नहीं है, पर ये फॉर्मूला है सिलेबस में। I इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बच्चों को ये याद कराओ और वो इन्हें बता दो कि a1 इसमें क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। बस इतना याद कराओ। तो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं बच्चों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी P पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी,
तो आपका जवाब होगा भैया P पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब वहां पर पहुंचने वाली दो और मोर देन दो वेव क्या करें, उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो पाई का इवन मल्टीपल हो या फिर उनके बीच का पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब फिर से कह रहा हूं, इतना नोट करिए, वो तो हो चुका होगा, मिटा दो ना ये बा ये क्या बच्चे? नहीं, माइनस से मतलब ही नहीं, वैसे माइनस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्यों कह रहा हूं माइनस? क्योंकि भाई माइनस का मतलब पीछे की तरफ ले लो आप वेव्स। जैसे मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने यहां से वेव कंसीडर करना शुरू की, क्या पता ये वेव कितना पीछे से आ रही होगी, समझ गए ना? माइनस में जा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर तो यही होगा कि आप यहां पर बोलो n इज इक्वल टू, छोड़ो मैं ये लिखता ही नहीं, यहाँ हटाओ, ये तो मैथ्स कहता है ऐसा, बस आप लिख दो n बराबर 0 1 2 3 और यहाँ भी n बराबर 0 1 2 3। नेगेटिव लेना ही नहीं है, छोड़ो, है ना? नेगेटिव मत लेना, आप सीधे बस लिख दो कि n जो है वो 0 से लेकर आगे तक हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक, मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा इसके बाद, आप पहले इसको कर लो पूरा, है ना? ठीक है, लिखो द पॉइंट P विल बी द, लिखिए अब इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है अब आपको। द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सीट SEAT वाला सीट, सीट मतलब वहां पर फिक्स्ड, मतलब फिक्स कर दी कोई सीट एक तरीके से, ठीक है ना? P इज द पॉइंट ऑफ, P will be the point of, मतलब पता नहीं क्या मैंने पर क्या लिखा हुआ है, the point P will be the seat of maximum intensity, the point P will be the seat of maximum intensity, है ना? SEAT वाला सीट ना, point P will be the seat of maximum intensity, comma bright fringe, नहीं ब्रैकेट में लिखेगा bright fringe और constructive interference, ये दोनों ब्रैकेट में लिखेगा, ये दोनों चीजें, ठीक है ना? पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखेगा, ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरा कहने का मतलब है वो तीनों में से कुछ भी पूछे ना तो यही जवाब होगा, है ना? पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कॉमा ब्रैकेट के अंदर ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस if the phase difference between the two waves, if the phase difference between the two waves reaching the point P, if the phase difference between the two waves reaching at point P, reaching at point P will be, reaching at point P will be even integral multiple of pi, phase difference लिखवाया ना पहले मैंने, हाँ, will be the, will be, पता नहीं क्या लिखा है, phase difference, हाँ, will be even integral multiple of pi, will be even integral multiple of pi, or the path difference between the two waves reaching at point P, or the path difference between the two waves reaching at point P, reaching at point P will be integral multiple of lambda, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा ही लिख दीजिएगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, समझ गए ना? बहुत अच्छे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मतलब P पॉइंट पर पहुंचने वाली दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस अगर इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो, या फिर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो, इन दोनों केसेस में P पॉइंट पर बनने वाली फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज होगी, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी बिल्ड हो जाएगी। क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो, ठीक है? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब बल्कि ऐसे ही लिख लो बेटा डायरेक्ट अपना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बताओ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P विल बी, वेरी गुड,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट P विल बी मिनिमम। क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। और पॉइंट P पर बनने वाली इंटेंसिटी मिनिमम तभी होगी जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। यानी कि cos फाई कितने के इक्वल होना चाहिए? -1 के इक्वल, क्योंकि cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो cos फाई इक्वल टू -1। अब बताओ -1 cos में कितने की वैल्यू होती है? कितने की? पाई की होती है। cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है ना? बहुत अच्छे। तो हम कहेंगे सर ये हो गया cos फाई इक्वल टू cos पाई। नहीं समझे? cos पाई, इसका मतलब फाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। नहीं समझे? क्या था वहां पे? मैंने इससे पहले क्या लिखा था? अभी बताया था आपको फॉर्मूला कि अगर cos x बराबर cos y हो तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होता है ना? और y हमारा कितना है? पाई है। अब n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम? 0 1 2 3 4। क्लियर? बताओ कहां कहां पर if फाई इक्वल टू 0 रखोगे तो पाई, 2 पाई। नहीं समझे? 1 रखोगे तो सॉरी 2 पाई नहीं, 1 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई प्लस पाई मतलब 5 पाई, फिर 7 पाई एंड सो ऑन। कुल मिलाकर इससे पहले क्या था बताओ? उससे पहले क्या था? पाई का इवन मल्टीपल। अब क्या आ रहा है? पाई का ऑड मल्टीपल। समझ गए ना? अभी कोई डाउट है? नहीं। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं 2n प्लस, यानी अच्छा क्या बचे? cos पाई की वैल्यू -1 होती है ना? ठीक है। अब फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक बात बताओ, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। नहीं समझे? माइनस वाले छोड़ देते हैं। माइनस वाले क्यों छोड़ दे? क्योंकि नेगेटिव में फेज डिफरेंस हमें दो वेव के लिए लेना ही नहीं है। जहां से इनिशिएट हो रही वहीं से 0 मान लेंगे, मतलब वहीं से ओरिजिन मानेंगे। एस सोर्स के पीछे तो नहीं है ना वेव्स, हम मान रहे हैं उधर नहीं ले रहे हम, उधर वालों को लेना ही नहीं है, हालांकि उधर भी वेव्स होंगी। समझ गए ना? तो अब क्या होगा? यानी कि अगर मैंने इसको ले लिया, यहां से दोनों से पाई कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा? 2n प्लस 1 पाई। अब आप यहां n की वैल्यू 0 रखो तो आएगा 3 पाई, सॉरी पाई, हाँ पाई, बहुत अच्छे। 1 रखो 3 पाई, 2 रखोगे 5 पाई, 3 रखोगे 7 पाई। समझ गए ना? दूसरी बात, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स होता है, तो उठा करके फाई की वैल्यू यहां रख दो। बताओ कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बराबर कितना? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा। बताओ x बराबर कितना? 2n प्लस 1 पाई से पाई कैंसिल, तो 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? पक्का? बहुत अच्छे। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। कह सकता हूं? आप मुझे बताओ n की वैल्यू क्या रख दूं? क्या क्या रख सकता हूं? 0 1 2 3 रख सकता हूं ना? बताओ अगर n बराबर 0 रखूंगा, n बराबर 0 तो क्या आएगा? लैम्डा बाई 2। 1 रखूंगा तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 रखूंगा तो 5 लैम्डा बाई 2। सर लैम्डा पर ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो। लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर, 3 लैम्डा पर, 4 लैम्डा पर, 5 लैम्डा पर कैसी आ रही थी इंटेंसिटी? मैक्सिमम। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में सर क्या होता है? 1.5 लैम्डा। 0 और लैम्डा के बीच में क्या होता है? हाफ लैम्डा। नहीं समझे? और लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या होता है सर? 1.5 लैम्डा। 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में क्या होता है? 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा मतलब 2.5 लैम्डा मतलब 5/2 लैम्डा। 5/2 लैम्डा। नहीं समझे? जब ध्यान से सुनो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वापस से बता रहा हूं, P विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। वापस रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। P will be the seat of maximum intensity if the path difference between the two waves is integral multiple of lambda। अब उल्टा बता रहा हूं उसका, अब ये वाला बता रहा हूं। The point P will be the seat of minimum intensity if the phase difference between the two waves reaching at point P
विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब जैसे कि सर वहां आ रहा था आपका 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7, सॉरी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। इन 0 और 2 पाई के बीच में एक आता है क्या, पाई। 2 पाई और 4 पाई के बीच में कौन आता है, 3 पाई। 4 पाई और 6 पाई के बीच में कौन आता है, 5 पाई। सर वो जो बीच बीच वाले पॉइंट बचे हैं ना, वहां पर क्या होगी, मिनिमम। 0 पर और 2 पाई पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके बीच में जो पाई आता है उस पर मिनिमम इंटेंसिटी। सर 2 पाई और 4 पाई के बीच में एक आता है कौन, 3 पाई। 3 पाई पर मिनिमम, 2 पाई पर मैक्सिमम, 4 पाई पर मैक्सिमम। नहीं समझे? अब आ जाओ जी लैम्डा के हिसाब से। सर एक पूरी वेव का डिफरेंस या 2 पूरी वेव का डिफरेंस, तो 1 लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में सर 1.5 लैम्डा भी आता है, 1.5 वेव। 1 वेव या तो 2 वेव। अगर 1 वेव का डिफरेंस है तो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी, 2 वेव का डिफरेंस है तो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी, 3 वेव का डिफरेंस है तो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी। लेकिन सर अगर 1.5 वेव, फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल, 1.5 वेव, 2.5 वेव, 3.5 वेव, 4.5 वेव, 5.5 वेव, कुछ बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा वेवलेंथ का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, मिनिमम। नहीं समझे? कारण क्या है भाई, एक बात तो बताओ, अगर दोनों वेव, 2 वेव का डिफरेंस आ गया तो सारी दोनों की दोनों क्या कर जाएंगी, सुपर इंपोज कर जाएंगी। लेकिन अगर 1.5 वेव का आ रहा है डिफरेंस ना, तो 1 वेव तो, सुनो ना बच्चों, 1 वेव तो पूरी तरीके से कैंसिल कर देगी अगर सेम एम्पलीट्यूड की हुई तो, लेकिन फिर भी आधी वेव बच जाएगी। पर बचेगी केवल आधी वेव। जो आधी वेव बचेगी उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ में आएगी बात ना? अभी कोई डाउट है? नहीं तो अब लिख लीजिए इसके बाद। यहाँ ये नोट कर लिया क्या इतना? नहीं, पर इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना? बस देखिए, द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। ब्रैकेट में लिखेंगे डार्क फ्रिंज। द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, ब्रैकेट में डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द पॉइंट P विल बी द सीट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, ब्रैकेट में डार्क फ्रिंज और मिनिमम, सॉरी डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस if the phase difference between the two light waves, if the phase difference between the two light waves reaching at point P, if the phase difference between the two light waves reaching at point P will be odd integral multiple of pi. Phase difference between the two light waves reaches the point P will be the odd integral multiple of pi. सही है ना? क्या कह रहे हो? हाँ 2n+1 पाई, यही तो है। कहाँ ना, ठीक है ना? odd integral multiple of pi, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट और बल्कि नेक्स्ट का और द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स, और द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P will be, the path difference between the two light waves reaching at point P will be reaching at point P will be odd integral multiple of lambda by 2, odd integral multiple of lambda by 2। बार बार कह रहा हूं, जैसे 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, सॉरी यहाँ ऑड 5 7 इस तरह से 3 5 7, क्लियर है? और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है ना? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, पक्का? बहुत अच्छे। आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो बता सकते हो आप? आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो, आई मैक्स मतलब a1 + a2 का होल स्क्वायर, शुरू में लिखवा दिया स्पेशल केस में। आई मैक्स, वो आई मैक्स ही तो था,
जहां फाई क्या रहता है 0। तो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, भाई मेरे प्यारो, आई मैक्स का फॉर्मूला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम का फॉर्मूला a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। मतलब ये कहानी खत्म हो जाएगी आज, इसलिए मैं इसके बाद फिर नहीं कहानी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है ना। तो आई मैक्स का फॉर्मूला होता है भाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। कैसे आया, आई मैक्स निकालने के लिए हमने फाई को कितना ले लिया 0, और आई मिनिमम का फॉर्मूला कितना होगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, इस पर एक क्वेश्चन एक नंबर में जरूर आता है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस खाली क्या करना है a1 a2 को जोड़ के उसका स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 करके उसका स्क्वायर। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, एक रिलेशन ये होता है i1 अपॉन i2 इक्वल टू a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर। तीसरा रिलेशन ये हो गया। चौथा रिलेशन ये होता है i1 अपॉन i2 इक्वल टू w1 अपॉन w2। w1 अपॉन w2 मतलब विड्थ ऑफ स्लिट, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि स्लिट की विड्थ कितनी है, समझ ना। तो i1 अपॉन i2 इक्वल टू w1 अपॉन w2। w1 इज द विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट और w2 इज द विड्थ ऑफ सेकंड स्लिट। स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई, समझ गया ना, जो स्लिट जो झिर्रियां हमने कट की है उनकी चौड़ाई, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। i1 अपॉन i2 इक्वल टू w1 बाई w2। तो इसके इन दोनों के बेस पर क्या कह सकते हो, इन दोनों के बेस पर क्या कह सकते हो, a1 स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू w1 अपॉन w2, लिख लीजिए, ठीक है ना। करिए जल्दी, हो गया। बस इतने रिलेशन आपको जानने हैं आज की क्लास में। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी साथ में कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़ेंगे।